नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एक्सपीरियंस विद अनुज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए है जो अंग्रेजी भाषा बोलना चाहते हैं और सचमुच बोलना चाहते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप भी इसी उम्मीद के साथ वीडियो देख रहे हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा सीखने को मिले या कोई ऐसी तकनीक समझने को मिले जो आपकी अंग्रेजी भाषा को बेहतर बनाने में आपकी मदद करे। तो दोस्तों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि इस वीडियो को देखना आपके लिए फ़ायदेमंद रहा या नहीं। दोस्तों, किसी भी भाषा पर पकड़ बनाने के लिए उस भाषा के शब्दों को जानना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है। आपके पास उस भाषा के शब्दों का भंडार जितना बड़ा होगा, उस भाषा के आप उतने ही धनी कहलाएंगे। हाँ, पर इसका अर्थ यह नहीं कि एक भाषा पर पकड़ बनाने के लिए व्याकरण अर्थात ग्रामर की ज़रूरत नहीं। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाता है। परंतु किसी भी भाषा में शब्दों की बड़ी अहमियत होती है। वेल, आई एम गोना रिसाइट एन इमेजिनरी स्टोरी टू मेक यू फील द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज। मान लें कि आपके यहाँ एक व्यक्ति ऐसे प्रांत से आता है जहाँ आपकी भाषा नहीं बोली जाती है, या हो सकता है कि आपके यहाँ भी वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति कभी पहुँचा हो, यानी वो व्यक्ति आपकी भाषा को नहीं जानता है, परंतु उसे आपकी भाषा के एक दो शब्द का ज्ञान है और वह आपसे कहता है हंगरी आई फूड। वह महज ठीक से दो शब्द ही कहता है और आप उसकी पूरी कहानी समझ आते हैं कि वह व्यक्ति भूखा है और आपसे भोजन की उम्मीद करता है, और आप उसके लिए कुछ न कुछ भोजन का प्रबंध कर देते हैं और उस दो शब्द से उस व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भाषा के शब्दों का ज्ञान होना की बड़ी अहमियत है। उस व्यक्ति ने आपसे एक वाक्य भी ठीक से नहीं कहा, व्याकरण का प्रयोग तो दूर की बात है, फिर भी महज दो शब्द से वह हुआ जो उस व्यक्ति की इच्छा थी। यह शब्द का ज्ञान ही था जिसने उस व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया, अन्यथा हो सकता था कि उस व्यक्ति को उस दिन भूखा ही रहना पड़ता और उसका पूरा दिन निरानंद में बीतता। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किसी भाषा के शब्दों की क्या अहमियत होती है। मैं स्टोरी के माध्यम से कहना यह चाहता हूँ कि आपको अंग्रेजी भाषा को बेहतर बनाने के लिए शब्दों यानी वोकैबुलरी सेक्शन को मजबूत करना होगा। इससे आपकी अंग्रेजी भाषा की समझ बढ़ेगी और इस काम को करने में मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपकी मदद करूंगा। मैं अपने हर वीडियो में आपको लगभग 10 से 12 ऐसे शब्द बताऊंगा जिन्हें सीखकर एवं उनका प्रयोग कर आप अपने वोकैबुलरी सेक्शन को मजबूत कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपका ग्रामर सेक्शन स्ट्रांग है लेकिन वोकैबुलरी सेक्शन वीक है तो अंग्रेजी भाषा को समझने की समझ बेहतर नहीं हो पाएगी। Well, I want to say that you can't master all the words that you learn without practicing regularly. If you would be out of practice, you might forget all those words. So, if you really want to master your target language, you'll have to learn the vocabulary of your target language and use them without being a latecomer. दोस्तों, अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बनाने के लिए एक अन्य बेहतर तरीका यह है कि अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही समझने का प्रयास करें। इससे इस भाषा को समझने की समझ कम समय में ही विकसित हो जाएगी और इस काम में भी मैं आपकी मदद करूंगा। और हाँ दोस्तों, भाषा पर पकड़ तो यह एक दिन में नहीं होगा, पर हाँ, एक दिन ज़रूर होगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप आज से बल्कि अभी से इंग्लिश वोकैबुलरी को सीखना शुरू कर देंगे, मैं लेसन को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। तो हमारा आज का पहला लेटर है ए, उच्चारण है ए। यह काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों है। यह केस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। और इसका प्लूरल होगा एज, ए अपोस्ट्रोफी और एस, एज। उच्चारण है एज, आप देख पा रहे हैं। अपोस्ट्रोफी के बाद ही एस लगेगा, क्योंकि जनरली जैसे आप नाउन में एस लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं, एक सेंस में ऐसा नहीं होगा। चूँकि ये सिंगल लेटर है, एक अक्षर है, तो इसमें अपोस्ट्रोफी डालकर ही एस देंगे,
क्योंकि अगर एपोस्ट्रोफी आप नहीं लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा ए और एस, एज, एज हो जाएगा। और एज जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लें कि आई वर्क हियर एज अ टीचर, मैं यहाँ एक शिक्षक के तौर पर कार्य करता हूँ। एंड आई केम हियर एज ए स्टूडेंट, मैं यहाँ एक विद्यार्थी के नाते आया। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ एज यानी के तौर पर, के रूप में ऐसा अर्थ निकलता है। इसलिए ए को, सिंगल लेटर को प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी डालकर एस लगाना होगा, तब ये प्लूरल हो जाएगा। मीनिंग आप देख लें, द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेज़ी वर्णमाला का पहला अक्षर। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर, अंजलि बिगिंस विद एन ए, अंजलि बिगिंस विद एन ए, यानी अंजलि ए के साथ शुरू होता है, यानी यह नाम है। ठीक। और काउंटेबल के रूप में अगर आप देखें तो काउंटेबल के रूप में आप देख सकते हैं इस वर्ड में एक ए और दो ए, यानी दूसरा ए। ठीक है, तो दो ए है इस वर्ड में, तो आप कह सकते हैं कि देयर आर टू एज इन दिस वर्ड, यानी इस शब्द में दो ए हैं। और हमने ए को प्लूरल भी बना दिया, देयर आर टू एज, एज यानी ये एज, ए एपोस्ट्रोफी एस, जैसा मैंने पहले कहा, ये इंडिकेट करेगा कि यह प्लूरल है, यानी हमारा नाउन के रूप में यह प्लूरल इसमें आ गया। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आप मीनिंग आप देखें, द हाईएस्ट मार्क गिवन फॉर एन एग्जाम और पीस ऑफ वर्क। कहने का अर्थ यह है कि किसी परीक्षा या कार्य के लिए, किसी परीक्षा या कार्य के लिए दी जाने वाली उच्चतम श्रेणी। ठीक है, उसके लिए भी ए मिलता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं आई गॉट एन ए फॉर माई एसे, आई गॉट एन ए फॉर माई एसे, यानी मुझे मेरे लेख के लिए उच्चतम श्रेणी मिली। ठीक है, तो दोस्तों अब आपने ए का अर्थ समझ लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है एबेकस। एबेकस, ABACUS देख सकते हैं आप, एबेकस यह नाउन है, एन डिनोट करता है कि यह नाउन है, संज्ञा है। दोस्तों वर्ड के क्लास को जानना बहुत ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस सेक्शन का यह वर्ड है, यह इसका यानी इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है अंग्रेजी भाषा में। उस हिसाब से ही आप उस वर्ड को यूज कर पाएंगे। तो यह वर्ड नाउन है, सी डिनोट करता है कि यह काउंटेबल है, और इसका प्लूरल एबकसेस, एबकस, एबकस, एबकसेस प्लूरल है। यानी अगर आप मीनिंग कहेंगे तो अ फ्रेम कंटेनिंग वायर्स विद स्मॉल बॉल्स दैट मूव अलोंग देम, इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग। कहने का अर्थ है कि एक ऐसा चौखटा जिसमें तार लगे होते हैं और उन तारों पर गोलियां घूमती है, यह चौखट, अर्थात चौखट नहीं चौखटा, यानी यह चौखटा गिनने के काम आता है। यानी आप अगर इसे एक शब्द में कहना चाहे तो आप इसे गिनतारा कह सकते हैं, आप इसे गिनतारा कह सकते हैं। आप इसे गिनतारा कह सकते हैं, यानी कुछ यह इस तरह का होता है। मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे। इसमें इस तरह से लगा होता है और इन पे गोलियां लगी रहती हैं, इन सबों पे गोलियां लगी रहती हैं। प्रायः बच्चों को गिनने के लिए सिखाया जाता है, इसके माध्यम से गोलियां लगी रहती हैं और इसे ही गिना जाता है। तो यही एक चौखटा होता है और इसमें गोलियां लगी रहती हैं, जिसे गिनतारा कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसे एबकस कहते हैं और प्लूरल एबकसेस, गिनतारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शब्द पर। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है बा। मैंने इसका उच्चारण हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि यह बिल्कुल क्लियर लग रहा है, BAA, या फिर आप कह सकते हैं BAA, बा। नाउन है यह और यह सिंगुलर है। मैंने शाइन इसलिए दे दिया है ताकि इसे आप प्लूरल ना समझें। सिंगुलर, और इसका अर्थ होता है द साउंड दैट अ शिप मेक्स, अर्थात भेड़ की आवाज़,
यानी मिमियाने की आवाज़। भेड़ जो मिमियाता है तो उसी आवाज़ को बा कहते हैं, भेड़ की आवाज़। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले शब्द पर। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है बैबल। उच्चारण बैबल, यानी यह बै ब, इसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत दोनों अक्षर में, हलंत लगने से क्या होता है कि कोई भी अक्षर जिसमें हलंत लग जाए वह पूरा होते हुए भी आधा हो जाता है। यानी देखने में पूरा है पर यह वास्तव में हाफ हो गया। अब इसका उच्चारण पूरा पूरा नहीं होगा, यानी हम इसे बैबल बैबल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे बैबल बैबल। यह नाउन है और सिंगुलर है। ठीक है, इसका दो अर्थ है। पहला अर्थ द साउंड ऑफ मैनी वॉइसेस टॉकिंग एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में सुनाई पड़ने वाली अलग अलग बातों की आवाज़। यानी आप कुछ शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं अस्पष्ट बकबक, यानी बकबक है, बकबक हो रहा है पर अस्पष्ट है, आप समझ नहीं सकते हैं कि कौन क्या कह रहा है। यानी लगभग सभी लोग एक ही समय में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और जिस कारण से आप नहीं समझ सकते कि कौन क्या बात कर रहा है, किस बारे में बात हो रही है। तो उसी को कहते हैं द साउंड ऑफ मैनी वॉइसेस टॉकिंग एट द सेम टाइम, अस्पष्ट बकबक। दूसरा अर्थ आप यह कह सकते हैं, दूसरा अर्थ है द साउंड ऑफ वाटर रनिंग ओवर स्टोन्स, यानी पत्थरों पर से बहते पानी की आवाज़, उसे भी बैबल कहा जाता है, बैबल। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इट वॉज वेरी क्लियर टू हियर बैबल व्हेन आई वेंट देयर, यानी जब मैं वहाँ पहुँचा तो पत्थरों पर से बहते पानी की आवाज़ सुनना बहुत साफ था, स्पष्ट था, क्लियर था, यानी आप सुन सकते थे, बहुत अच्छे तरीके से सुन सकते थे। यही है बैबल। तो बैबल के दो मीनिंग्स यानी दो अर्थ हैं और आप इसे याद रखें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले शब्द पर। दोस्तों हमारा अगला शब्द है बैबल। सेम वर्ड है पर यह एक वर्ब है, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। इससे पहले जो मैंने बैबल बताया उसमें मैंने 1 लिख दिया था क्योंकि वह नाउन की तरह था और यह वर्ब की तरह है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया है ताकि अलग अलग समझ में आ सके। मीनिंग आप देख लें, टू टॉक क्विकली और इन अ वे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहने का अर्थ यह है कि तीव्र गति से या इस प्रकार बोलना कि बात समझ में न आए। आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं प्लीज़ डोंट बैबल, मेक इट क्लियर स्लोली। प्लीज़ यानी कृपया इतनी तीव्र गति से मत बोलो, इसे धीरे धीरे स्पष्ट करो। क्योंकि आप जानते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इतनी तीव्र गति से बोलते हैं कि वह क्या बोल रहे हैं बात समझ में नहीं आती है, या फिर आप समझ भी जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वह क्या बोल रहे हैं या उन्होंने क्या कहा। तो बैबल सही नहीं है। ये दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति बचपन से ही ऐसा हो, पर इससे भी सुधारा जा सकता है। डॉक्टर से परामर्श लेकर बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो भी व्यक्ति बैबल करते हैं यानी जो इस तरह से बोलते हैं तो वह ठीक हो सकते हैं। खैर हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला लेटर है सी, एब्रिविएशन है। वैसे तो सी आप जानते हैं द 3rd लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर, तो वह नाउन के रूप में, और कंडीशन उसके साथ सेम जैसे मैंने एक का बताया, ए के साथ प्लूरल, ए अपोस्ट्रोफी एस करके प्लूरल, इस तरह ही इसमें भी सी अपोस्ट्रोफी एस कर प्लूरल, तो सीज होगा, तो वो नाउन की तरह। अब यहाँ सी देखें, एब्रिविएशन या संक्षिप्त किस किस का है, यानी किन किन का यह संक्षिप्त काम करता है जब हम सी लिख देते हैं। पहला सेल्सियस या सेंटीग्रेड, जो विज्ञान से रुचि रखते होंगे वो निश्चित रूप से इसे जानते होंगे। सेल्सियस सेंटीग्रेड हम तापमान व्यक्त करने के लिए बताते हैं। दूसरा है कूलॉम, कूलॉम यानी विद्युत चार्ज की यह एक इकाई है, ठीक। और तीसरा
यानी सी जो तीसरा यूज होता है बिफोर डेट्स यानी डेट के रूप में, और उसके संबंध में इसका अर्थ निकलता है अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं द इवेंट हैपेंड सी 1770 यानी घटना लगभग 1770 के आसपास घटी या हुई। तो जब आप सी लगा देते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता ही देता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए। जैसे आप कहेंगे सी 1770, इसका अर्थ होगा अबाउट सी 1770 यानी लगभग 1770 के आसपास, तकरीबन 1770 के आसपास। तो आप समझ गए कि सी एब्रिविएशन का काम करता है। जहां आप सिंगल सी लिख देंगे तो उसके 3 मायने हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ लिख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन, अगर साइंस में आप यूज़ कर रहे होंगे तापमान के संबंध में, तो वह सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान शो करेगा। इसके बाद सी कूलाम विद्युत चार्ज की इकाई, और डेट तिथि के संबंध में सी, तो यह लगभग बताएगा यानी लगभग उस तिथि तक, लगभग 1770, लगभग 1880, लगभग 1947 या 1947 के आसपास, इस तरह से। तो आप समझ गए कि सी जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसके क्या क्या मायने होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले शब्द पर। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है कैबरे। कैबरे, CABARET, कैबरे, कैबरेट नहीं, कैबरे। यह नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों है। इसका अर्थ होता है एंटरटेनमेंट विद सिंगिंग, डांसिंग एट्सेट्रा इन अ रेस्टोरेंट और क्लब। यानी कहने का अर्थ है कि रेस्तरां या क्लब में गान, नृत्य आदि द्वारा मनोरंजन हो सकता है। आप इसका आनंद भी लिए हो। आप अगर क्लब में गए हो या रेस्टोरेंट में गए हो तो वहाँ जो गान, नृत्य, डांस वगैरह हो रहा होता है या गान हो रहा होता है, तो इससे जो वहाँ जाने वाले लोगों का मनोरंजन इसके माध्यम से किया जाता है, वही कैबरे कहलाता है, वही कैबरे है। तो अब आप समझ गए हैं कि कैबरे क्या है। एंटरटेनमेंट विद सिंगिंग, डांसिंग एट्सेट्रा इन अ रेस्टोरेंट और क्लब। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले शब्द पर। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है डैब, DAB, डैब। ये वर्ब है। डैबिंग V4 और डैब्ड V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। डैब्ड इस तरह यूज़ करेंगे, और जब ज़रूरत होगी V4 की, वर्ब के चौथे रूप की, तो डैबिंग इस रूप में यूज़ करेंगे। यहाँ आप ध्यान दें कि B डबल हो जाता है, यहाँ B डबल हो जाता है दोनों में, ठीक है। मीनिंग है टू टच समथिंग lightly, usually several times. To touch something lightly, usually several times, यानी हल्के हाथ से लगाना या थपथपाना। जब कहीं कट जाता है या चोट लग जाती है, तो जब आप हल्के हाथ से थपथपाते हैं तो यानी यह आप डैब कर रहे हैं। It means you are dabbing there. So the meaning is to touch something lightly, usually several times. Here you should notice, आप यहाँ गौर करें कि STH यानी ये एब्रीविएशन है समथिंग का शॉर्ट में। यानी जब भी मैं STH अगर लिखूँगा तो आप समझ जाएं कि यहाँ समथिंग मैं लिख रहा हूँ। आप भी यह यूज कर सकते हैं। जब भी आप समथिंग लिखना चाहे तो समझाने के तौर पर आप STH यूज कर सकते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप कहीं भी समथिंग पूर्ण रूप से ना लिखकर STH लिखेंगे, ऐसा नहीं। समझाने के तौर पर आप STH लिख सकते हैं। somebody के लिए SB यूज होता है, समथिंग के लिए STH यूज करते हैं, ठीक है। और तो आप समझ गए होंगे कि डैब वर्ब है, डैबिंग, डैब्ड यानी थपथपाहट यानी थपकना या थपथपाना, हल्के हाथ से लगाना। और प्रायः अनेक बार, यूजुअली सेवरल टाइम्स यानी प्रायः अनेक बार। हम एक बार टच करते हैं तो वो टच हो जाता है, डैब नहीं होता। पर जब आप बार बार टच करते हैं, लाइट टच बार बार कर रहे हैं, तो वह आपका टच ना होकर डैब कहलाता है, यानी डैबिंग हो गया वो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सेम वर्ड डैब, पर ये अब नाउन है। ये वर्ब है और ये नाउन है, उच्चारण सेम है, डैब। अ लाइट टच यानी एक संज्ञा के रूप में आप इसे यूज करेंगे, तो अ लाइट टच अर्थ निकलेगा थपकी,
और वर्ब के रूप में अर्थ होता है थपथपाना। ठीक है, थपथपाना। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि शी गेव हर आइज अ डैब विद अ हैंडकरचिफ, यानी उसने अपनी आँखों को एक रुमाल की थपकी दी। ठीक है, और हो सकता है उसकी आंखों में चोट लगी हो या कुछ, तो उसने रुमाल से अपनी आंखों को हल्का सा स्पर्श किया और बार बार स्पर्श किया, तभी वो थपकी कहलाएगी। तो थपकी दी, और इस रूप में आप समझ गए होंगे कि डैब नाउन के रूप में थपकी और डैब वर्ब के रूप में थपथपाना। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, या फिर मेरे ख्याल से अगर मैं आपको इसका अर्थ लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे डैब, थपथपाना आप समझ गए होंगे, और इसका थपकी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप भूलें ना। थपकी, या इसका यह भी कह सकते हैं आप हल्का स्पर्श, हल्का स्पर्श, हल्का स्पर्श। ठीक है, तो अब आप समझ गए थपकी या हल्का स्पर्श डैब एज अ नाउन, और थपथपाना डैब वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले शब्द पर। दोस्तों हमारा अगला और आज का अंतिम वर्ड है डैबल, DABBLE, डैबल। वर्ब है, इसके दो मीनिंग्स हैं। ठीक, पहला है टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन समथिंग इन अ वे दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस। कहने का अर्थ कि किसी काम में हल्की फुल्की रुचि रखना। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं टू डैबल इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में हल्की फुल्की रुचि। टू डैबल इन कुकिंग, पकाने में यानी भोजन पकाने में हल्की फुल्की रुचि। टू डैबल इन स्पोर्ट्स, टू डैबल in Bollywood, to dabble in Hollywood, to dabble in singing, to dabble in dancing. So you can give a lot of examples in which you are lightly touched or not very seriously you like that. So involved in something in a way that is not very serious. तो हल्की फुल्की रुचि अगर आपको किसी में है तो आप कह सकते हैं कि आप डैबल है आपका उन काम में, उस चीज़ में। दूसरा मीनिंग आप समझ ले, टू पुट योर हैंड्स फीट एट्सेट्रा इन वाटर एंड मूव देम अराउंड, यानी पानी में हाथ पैर डालकर थप थप करना। फॉर एग्जांपल यदि आपसे कोई पूछता है हे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, और आप कहते हैं आई एम डैबलिंग बिकॉज आई लाइक इट, यानी मैं पानी में हाथ पैर डालकर थप थप कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह पसंद है। एंड और आप भी पूछते व्हाट यू वांट टू डू, डू यू वांट डू इट, और सामने वाला व्यक्ति आपसे कहता है यस आई वांट टू डू लाइक यू। तो आप समझ गए कि डैबल के दो मीनिंग हैं। ठीक है, हल्की फुल्की रुचि रखना किसी काम में, और दूसरा पानी में हाथ पर डालकर थप थप करना। तो दोस्तों आप समझ गए इस वर्ड को, और यह वर्ड हमारा आज का अंतिम वर्ड था। और इंट्रोडक्शन की वजह से यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी अगर आप इसे पुनः देखेंगे, क्योंकि आप वर्ड वोकैबुलरी जितना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस में जितना ही आपके होगा, आपकी पकड़ उतनी ही बेहतर इस पे बनेगी, जो कि मैंने पहले ही कहा इंट्रोडक्शन में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ उनके साथ अवश्य शेयर करें जो आपकी ही तरह वह भी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी मदद से कोई व्यक्ति आगे बढ़े, खासकर शिक्षा जगत में, तो यह अपने आप में भी बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ यही कारण है कि मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।